नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये सेट 8 है इसका, 1 से लेकर 7 तक जो सेट हैं वो ऑलरेडी मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। तो शुरू करते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सेट 8। तो पहला क्वेश्चन है, इफ अ बॉन्ड इज इशूड विद द प्रोविजन दैट द इन्वेस्टर हैज़ ऑप्टेड टू रिप्लेस द बॉन्ड विद इक्विटी एट अ फिक्स प्राइस, इट इज़ कॉल्ड। अब कोई ऐसा बॉन्ड है जिसमें ये प्रोविज़न है कि उसको इन्वेस्टर जो है उसके पास ऑप्शन है कि उस बॉन्ड को रिप्लेस कर सकता है इक्विटी पे एट अ फिक्स प्राइस, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? तो उसके चार ऑप्शन हैं, कूपन बॉन्ड, कन्वर्टिबल बॉन्ड, प्रेफरेंशियल बॉन्ड, प्रेफरेंस बॉन्ड, या फिर डी है जीरो कूपन बॉन्ड। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है, कन्वर्टिबल बॉन्ड कहेंगे। जैसे कि कॉमन सेंस से भी अगर आप देखें तो, क्योंकि इस बॉन्ड को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, इक्विटी में, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड है ये, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड ट्रेडिंग राइट ऑफ द मेंबर इन अ स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड। तो ओनरशिप और ट्रेडिंग राइट को सेग्रीगेट करना किसी मेंबर के स्टॉक एक्सचेंज में, उनको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, ऑप्शन है इसमें म्यूचुअलाइजेशन, सेकंड है डीम्यूचुअलाइजेशन, थर्ड है रीमेटेरियलाइजेशन, या डी है डीमेटेरियलाइजेशन। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, डीम्यूचुअलाइजेशन, यानी कि म्यूचुअलाइजेशन का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम डीम्यूचुअलाइजेशन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आरटीजीएस बैंक विल रूट पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मैसेज टू आरबीआई क्लियरिंग सेल। अब आरटीजीएस के बारे में बेसिकली ये तीन यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं और आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस इनमें ठीक है। तो तीन सेंटेंस हैं, तीन फैक्ट हैं बेसिकली। अंडर आरटीजीएस क्या होता है? बैंक विल रूट पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मैसेज टू आरबीआई क्लियरिंग सेल, ठीक है। सेकंड है, ईच ट्रांजेक्शन विल बी क्लियर्ड एंड सेटल्ड इंडिपेंडेंटली ऑन अ मिनट बाई मिनट बेसिस, कि हर एक ट्रांजेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंटली सेटल होगी मिनट बाई मिनट बेसिस पे, ठीक है। अब थर्ड इसमें जो सेंटेंस है वो कहता है कि द पेई वुड हैव फंड इन हिज अकाउंट विद इन अ मैक्सिमम टाइम फ्रेम ऑफ 2 आवर्स ऑफ द सेटलमेंट। तो ये तीनों ही जो सेंटेंस हैं वो ठीक हैं, यानी कि बैंक जो है वो रूट करेगा पेमेंट किसके थ्रू? आरबीआई क्लियरिंग सेल के थ्रू रूट करेगा, उनको मैसेज करेगा, और हर एक ट्रांजेक्शन जो है वो सेपरेटली क्लियर होगी, इंडिपेंडेंटली क्लियर होगी, इसमें बैचेस वगैरह का ऑप्शन नहीं होता है। और थर्ड है, द पेई वुड हैव फंड मैक्सिमम इन 2 आवर्स, तो दो मैक्सिमम है, 2 आवर्स में पेई के पास फंड पहुंच जाएंगे, बट एक्चुअली में इतना टाइम लगता नहीं है, कम में ही पहुंच जाते हैं, बट मैक्सिमम टाइम इसमें 2 आवर्स है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, तीनों ही ऑप्शन ठीक है। An electronic database of certificates, the equivalent of digital yellow book pages, is called certificate of certificate chest, certificate depositor, repository, या फिर सर्टिफिकेट वेयर हाउस। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होता है जहाँ पे सर्टिफिकेट रखे जाते हैं, द इक्विवेलेंट जिसको हम कहते हैं, द इक्विवेलेंट ऑफ डिजिटल येलो पेजेस, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी एक तरह का डेटाबेस है जहाँ पर सर्टिफिकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है जहाँ पर सर्टिफिकेट्स रहते हैं, तो उसको हम, आंसर इसका है रिपोजिटरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय A/B टेस्टिंग इन मार्केटिंग। तो A/B टेस्टिंग इन मार्केटिंग क्या होता है? ऑप्शन है इसके, टेस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन है, टेस्टिंग टू वर्जन ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट टू सी विच एलिसिट्स द बेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। सी है, क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट, clinical testing of medical product before legally allowing them for sale,
और फोर्थ है टेस्टिंग बाय टू मीडियम्स सच एज रेडियो एंड टेलीविजन। तो ए और बी टेस्टिंग मार्केटिंग में क्या होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि टेस्टिंग टू वर्जन ऑफ एन एडवर्टीजमेंट टू सी विच वन एलिसिट द बेस्ट रिस्पॉन्स। इसमें क्या करती हैं कंपनीज, अपने एक ही प्रोडक्ट के दो वर्जन्स लॉन्च करती हैं बेसिकली। एडवर्टीजमेंट की यहाँ पे जैसे बात की जा रही है तो दो वर्जन उसके होंगे और देखेंगे कि किस में रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है कस्टमर्स का, तो उसके हिसाब से फिर बाद में कंपनी जो है वो अपना डिसीजन लेती है। तो दो वर्जन है एक ही प्रोडक्ट के या एक ही एडवर्टीजमेंट के, तो वो उसी को हम ए बी टेस्टिंग इन मार्केटिंग कहते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट मैच। तो ये कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, चार सेंटेंस हैं। अब इसमें से आपको देखना है कि इनमें से क्या सही नहीं है, क्या मैच नहीं कर रहा है। तो अ चेक इज़ रिसीव्ड बाई ट्रस्ट एज डोनेशन फ्रॉम मिस्टर ए। कोई चेक, एक मिस्टर ए हैं जिन्होंने एक चेक डोनेट किया है किसी ट्रस्ट को, तो इसको हम क्या कहेंगे इसमें। अब इस केस में क्या होगा, उसमें ऑप्शन जो मैच किया हुआ है वो है ट्रस्ट इज़ द होल्डर ओनली। ठीक है। बी सिचुएशन है अ चेक इज़ गिवन बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी एज गिफ्ट ऑन हर मैरिज। तो उस केस में क्या होगा, बी इज़ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है। सी में क्या दे रखा है ऑप्शन, सी में जो सिचुएशन दी है उसमें है कि एक्स डिलीवर्स टू बाई अ बियरर चेक आफ्टर गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द बाई। तो इस केस में क्या होगा, बाई इज़ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। और डी जो सिचुएशन है वो है ए फाइंड्स अ चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ बी। तो इसके साथ जो मैच किया हुआ है वो है ए इज़ नॉट द होल्डर। तो इन सिचुएशंस में बताना है कि कौन सा इसमें मैच सही नहीं कर रहा है। बाकी जो है मैच सही है, एक कोई ऐसा है जो मैच सही नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं एक एक करके। अब जो पहला ऑप्शन है वो है कि अ चेक इज़ रिसीव्ड बाय अ ट्रस्ट एज डोनेशन फ्रॉम मिस्टर ए। तो कोई अगर ट्रस्ट को कोई पर्सन जो है वो चेक दे रहा है डोनेशन में, तो ट्रस्ट क्या होगा, ट्रस्ट होल्डर होगा। ट्रस्ट इज़ अ होल्डर ओनली। तो ये भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और बी है अ चेक इज़ गिवन बाई मिस्टर ए टू मिस्टर बी एज गिफ्ट, मिसेस बी एज गिफ्ट ऑन हर मैरिज। तो अगर शादी में या कि वैसे भी बर्थडे में, शादी में, किसी तरह से अगर कोई गिफ्ट में कोई चेक मिला है, गिफ्ट में अगर कोई चेक मिला है तो वो जिसको गिफ्ट में चेक मिला है वो पर्सन होल्डर हो सकता है, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई जो कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि किसी काम के बदले ऐसा नहीं है कि वो पैसे उसको बी को मिलने ही थे, वो उधार थे बी के ए पर, तो इसलिए उसने उधारी अपनी चुकाने के लिए पेमेंट किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो यहाँ पर गिफ्ट है। तो गिफ्ट के केस में जो है, क्योंकि जो प्रॉपर वैल्यू है वहाँ पर वो ट्रांसफ़र नहीं हुई है, यानी कि जो गिफ्ट जो मिल रहा है बी को जो चेक मिल रहा है वो एज अ गिफ्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बी ने कोई सर्विस ए को प्रोवाइड की हो, उसके बदले में पेमेंट मिली हो, या कोई प्रोडक्ट दिया हो उसके बदले में पेमेंट आई हो। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए जो बी जो होगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स यहाँ पर नहीं होगा। और सी केस में सी में क्या है, ऑप्शन सी देखते हैं, एक्स डिलीवर्स टू बाई अ बियरर चेक आफ्टर गेटिंग अ वैल्यू फ्रॉम बाई। अब बी ने कोई वैल्यू दी है एक्स को और एक्स उसके बदले में चेक देता है, यानी कि कुछ सामान बेचा है या कोई गुड्स ट्रांसफ़र हुई हैं, दी हैं, या सर्विस दी है कोई, और उसके बदले में उसने पेमेंट ली है। तो ऐसा अगर केस होता है तो वहाँ पर जो है वो पर्सन जिसको चेक मिलता है वो बाई इज़ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि यहाँ पर एक तो प्रॉपर यहाँ पर वो है, कंसिडरेशन है कि किस लिए उसको मिला है, उसने कोई ऐसा काम किया है उसके बदले में उसको मिला है, प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में। अब ऑप्शन डी है ए फाइंड अ चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ बी, ए इज़ नॉट होल्डर। तो अब मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको पड़ा हुआ चेक अगर मिल जाता है कहीं पे, मतलब फाउंड, मतलब यहाँ पे जो मतलब यही है कि कोई चेक है वो ड्रॉवर ने एक्चुअली उसको नहीं दिया है, बट वो कहीं और से मिल गया उसको, चाहे उसने चोरी किया या उसको गिरा हुआ मिल गया कहीं, किसी और तरह से मिला, बट ड्रॉवर ने उसको नहीं दिया है। तो उस केस में वो पर्सन जो है वो होल्डर भी नहीं होगा। तो इसमें इन सभी में जो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि जो अगर गिफ्ट में अगर चेक मिला होता है तो उस केस में वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन इज़। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन का रोल क्या है, तो ऑप्शन है चारों, जो सबसे सही है वो हमें बताना है। रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक रिगार्डिंग डिफिशियंसी इन सर्विसेज।
ठीक है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, इट इज़ एन एक्सटर्नल, इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंसी इंक्लूड्स मेडिटेशन, मीडिएशन, परसुएशन एंड एडजस्टमेंट, एजुकेशन। तो एक्सटर्नल एजेंसी है जो क्या करेगी, मीडिएशन करेगी, परसुएशन करेगी, एजुकेशन करेगी। तो ये भी है। थर्ड ऑप्शन है, इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंसी हैविंग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। तो ये तीनों ही सेंटेंस साथियों करेक्ट हैं, क्योंकि पहला है कि रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेन अगेंस्ट बैंक, तो बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन है वो ओम्बड्समैन से की जा सकती हैं। दूसरा है कि एक्सटर्नल एजेंसी है जो क्या करेगी, मीडिएशन करेगी दोनों के बीच में, या परसुएशन करेगी, या एडजुडिकेशन करेगी। तो ये सही है, और एक्सटर्नल एजेंसी है विद इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। तो तीनों ही ऑप्शन इसमें, तीनों ही सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरा वाज रिप्लेस्ड बाय फेमा विद एफर्ट फ्रॉम, विद इफेक्ट फ्रॉम। तो जहाँ हम जानते हैं कि पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हुआ करता था, FERA, फेरा। तो उसके बाद में कुछ, क्योंकि हमारी सुधार वगैरह हुए और ट्रेड को आगे बढ़ाना था, प्रमोट करना था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करना था, तो क्योंकि फेरा की जो कुछ गाइडलाइंस थी वो काफ़ी सख्त थी और थोड़ी बंदिशें ज़्यादा थी, तो उसको थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया, उनको थोड़ा ईज़ आउट किया गया, और उसके नया जो कानून लाया गया, फेमा लाया गया, जिसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जब लाया गया तो इसको कब से लागू हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो ये लागू हुआ था 1 जून 2000 से, 1 जून 2000 से फेमा एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कॉल और नोटिस मनी मार्केट। तो कॉल या नोटिस मनी मार्केट में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, सेकंड है कोऑपरेटिव बैंक्स, थर्ड है RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, ऑफ ऑप्शन डी है PDs। तो इसमें जो है कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ऑप्शन यानी कि RRBs जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडियो कैसेट मैन्युफैक्चरर एंटर्स इनटू फैक्स मशीन और डाइट बिजनेस, बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई एक ऑडियो कैसेट मैन्युफैक्चरर है, यानी कि एक बिजनेस कर रहा है कोई पर्सन, और वो किसी दूसरे बिजनेस में एंटर हो जाता है, फैक्स मशीन के बिजनेस में एंटर हो जाता है। दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है, यानी कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि वो पहले बिजनेस में रॉ मटेरियल जो है वो सेकंड बिजनेस प्रोवाइड करे। तो दोनों का आपस में कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे एग्जांपल को हम क्या कहेंगे, ऐसे डाइवर्सिफिकेशन को? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, सेकंड है हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, सी है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, या डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें इसमें जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन उन एंटिटीज़ का जो उन उस क्षेत्र में जो है डाइवर्सिफिकेशन होगा जिसका पुराने बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अ कंप्लेंट कैन बी सबमिटेड बिफोर बैंकिंग ओम्बड्समैन विद इन डैश ऑफ द फाइनल डिसीजन बाय द बैंक। तो कोई अगर कंप्लेन ओम्बड्समैन के पास जानी है तो कितने समय बाद, जब बैंक को कंप्लेन की गई है और बैंक से रेजोल्यूशन आने के, या बैंक की तरफ से डिनायल जो आ गया है, उसके फाइनल डिसीजन बैंक ने जो ले लिया है, उसके कितने दिन बाद तक कस्टमर जो है ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर सकता है? तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए 2 मंथ, बी है 3 मंथ, सी है 6 मंथ, या डी है 12 मंथ। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, 12 मंथ ऑफ फाइनल डिसीजन, विद इन 12 मंथ जो है बैंक के द्वारा जो फाइनल डिसीजन लिया गया उसके बाद में 12 महीने तक समय होता है कस्टमर के पास कि वो ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो है वो किस एक्ट के प्रोविज़न के तहत लाई गई है? ऑप्शन है इसमें RBI एक्ट, BR एक्ट, इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, BR एक्ट 1949। इसके ही जो प्रोविज़न है उनके तहत ही ये बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की गई है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लोन क्लासिफाइड एज। तो सिक्योरिटाइजेशन किसको कहते हैं हम, कौन से एसेट का जो एक्विजिशन होता है लोन्स के? तो बेसिकली होता क्या है, सिक्योरिटाइजेशन
तब करने की बात आती है जब कोई भी एसेट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन जैसे दे रखे हैं, स्टैंडर्ड एसेट, बुक डेब्ट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनी ऑफ दीज। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लोन्स क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है? तो ऑप्शन है इसमें, ए है एक्रोनिम फॉर डीमेट इज डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। ऑप्शन बी है डीमेटलाइजेशन इज अ पेपरलेस बुक एंट्री फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो डीमेटलाइजेशन क्या होता है? पेपरलेस बुक एंट्री फॉर्म ऑफ शेयर्स होता है। थर्ड है डीमेट अकाउंट्स कैन बी ओपनड बाय बैंक। तो डीमेट अकाउंट बैंक के द्वारा ओपन किए जा सकते हैं। डी है, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। इसका मतलब ये है कि फोर्थ ऑप्शन जो ऑल ऑफ दीज है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजंस ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 इज नॉट एप्लीकेबल टू। तो सरफेसी एक्ट 2002 में आया था, इसके जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे, इसके बारे में 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। तो बताना है कि कौन सा इसमें सही है। अ प्लेज ऑफ मूवेबल एज पर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कोई मूवेबल गुड्स की प्लेज है और सेक्शन 172 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वहाँ पर सरफेसी एक्ट लागू होगा या नहीं, ये बताना है। सेकंड है एनी इंटरेस्ट फॉर रीपेमेंट अप टू ₹1 लाख फॉर सिक्योर्ड लोन एंड अप टू ₹10 लाख फॉर अनसिक्योर्ड लोन। तो इन दोनों केसेस में सरफेसी एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा, ये इसमें बताना है हमें। तो इसका साथियों ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि इन दोनों ही केसेस में सरफेसी एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग स्क्रूटनी ऑफ अ बैंक। तो बैंक की स्क्रूटनी अगर करनी है, यानी कि कुछ चेक करना है बैंक में जाके, तो आरबीआई की क्या पावर्स हैं? तो ऑप्शन है इसमें, आरबीआई इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट स्क्रूटनी ऑफ अफेयर ऑफ अ बैंक इन एडिशन टू रेगुलर इंस्पेक्शन। तो रेगुलर इंस्पेक्शन के अलावा आरबीआई के पास ये पावर है कि वो स्क्रूटनी कर सकता है बैंक के अफेयर्स की। ऑप्शन 2 है इसमें, सेंटेंस 2 है, द स्क्रूटनी ऑफिसर हैज़ द सेम पावर एज द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ऑफ आरबीआई। तो ये है। थर्ड है, अ कॉपी ऑफ द स्क्रूटनी रिपोर्ट वुड बी प्रोड्यूस टू द बैंक। तो जो स्क्रूटनी रिपोर्ट है उसकी जो कॉपी है वो बैंक को भी देनी होगी। तो कौन से इसमें सेंटेंस सही हैं? साथियों इसमें तीनों ही जो सेंटेंस हैं वो ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बायर डिसीजन प्रोसेस परसेंटेज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इन अ गिवन टारगेट मार्केट इज कॉल्ड। तो बायर का डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि अगर जो पोटेंशियल कस्टमर हैं, किसी टारगेट मार्केट में कितने पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ए है कस्टमर फनल, बी है कंपनी फनल, सी है मार्केटिंग फनल या डी है रिटेलर्स फनल। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है, मार्केटिंग फनल। तो जो इन अ बायर्स डिसीजन प्रोसेस द परसेंटेज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स इन अ गिवन टारगेट मार्केट इज कॉल्ड मार्केटिंग फनल। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 1995 वाज अमेंडेड इन। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 1995 की जो थी उसको कब अमेंड किया गया था? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 2002। 2002 में इस स्कीम को अमेंड किया गया था। ओम्बड्समैन स्कीम 1995 वाज अमेंडेड इन 2002। नेक्स्ट है, डैश कंसर्न विद द प्राइसिंग पॉलिसी फॉर लेट एंट्रेंट टू अ मार्केट। अब कोई मार्केट प्लेयर है, कोई प्रोडक्ट कंपनी है जो अपना कोई प्रोडक्ट लेके आ रही है और वो मार्केट में लेट एंटर करती है, पहले से ही सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल हैं बाकी कंपनीज़ के, तो उसके उनके पास में क्या कंसर्न उनकी रहेंगी प्राइसिंग पॉलिसी को लेकर? तो पहला है मार्केटिंग स्किल्स, सेकंड है मार्केटिंग रिसर्च, थर्ड है इलास्टिसिटीज़, फोर्थ है मार्केट पेनिट्रेशन। तो जो लेट एंट्रेंट हैं, यानी कि जो बाद में मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, पहले से सिमिलर प्रोडक्ट और कंपनीज़ के आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो लेट एंट्रेंट हैं उनके जो कंसर्न होंगे उसमें मार्केट पेनिट्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि वो मार्केट को पेनिट्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी
कैप्चर की हुई है पहले जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डू नॉट डील विद द अमलगमेशन ऑफ अ बैंक। तो जो बैंक के अमलगमेशन होता है वो कौन से सेक्शन के अंडर होता है। तो इसका साथियों जो करेक्ट ऑप्शन है बैंक का जो अमलगमेशन होता है सेक्शन 45A है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। सेक्शन 44A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पर बताना है कि कौन से नहीं जो नहीं डील कर रहे हैं, यानी कि कौन से गलत हैं, तो वो ऑप्शन बी सही होगा। पहले और तीसरे जो सेक्शन है 44 और 45 का इसके कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 44A के तहत ही एमलगमेशन होता है बैंक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू एनी अदर करेंसी विदाउट एनी लिमिट एंड फॉर द पर्पस इट इज कॉल्ड फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल, कंट्रोल्ड कन्वर्टेबल, नॉट एट ऑल कन्वर्टेबल। तो क्योंकि ये फुल्ली कन्वर्टेबल है विदाउट एनी लिमिट एंड फॉर एनी पर्पस, तो उसको हम फुल्ली कन्वर्टेबल ही कहेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिप्स स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन। तो चिप्स क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो यूएस में एक सेटलमेंट सिस्टम है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है। तो वो कब ऑपरेशंस इसके स्टार्ट हुए थे, कब इसने काम करना शुरू करा था, तो 1970 से इसने काम करना शुरू करा था। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डीलिंग विद अ कंपनी। तो किसी कंपनी से डील करते समय इनमें से कौन सा जो फैक्ट है या स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद आरओसी इज दैट ऑफ द बैंक। तो आरओसी में चार्ज रजिस्टर करना बैंक की जिम्मेदारी है, पहला ये कहता है। सेकंड ऑप्शन कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइल द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज टू गेट इट रजिस्टर्ड इज दैट ऑफ कंपनी। सेकंड कहता है कि जो रजिस्ट्रेशन होना है चार्ज का वो कंपनी की जिम्मेदारी है। रजिस्ट्रेशन टू फाइल द पर्टिकुलर ऑफ चार्ज, जो चार्ज के लिए डिटेल्स हैं, बाकी जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो कंपनी की जिम्मेदारी है। थर्ड है इफ़ कंपनी फेल्स टू फाइल द particulars of charge of for registration, bank can file the particular within the prescribed period being an interested party। और फोर्थ है satisfaction of charge is also required to be registered within 30 days। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट नहीं है, जिसमें कहा गया है कि ये जो जिम्मेदारी है वो बैंक की है। ऐसा नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंपनी की है कि आरओसी में वो चार्ज अपना जो भी चार्ज क्रिएट हुआ है उनके एसेट्स पे उसको रजिस्टर करवाए। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। द टेन्योर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी अप टू। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो होते हैं साथियों, उनका टेन्योर पूछा गया है कि कितने समय के लिए जारी होते हैं। तो वो 7 दिन से लेके 12 महीने तक के लिए जारी होते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। 12 मैक्सिमम पूछा है तो वो 12 मंथ होगा, और 7 डेज से लेकर 12 मंथ के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी होते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बैंकिंग ओम्बड्समैन इन आवर कंट्री। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन को किसने इंट्रोड्यूस किया है भारत में, कि अपने कंट्री में। तो ऑप्शंस हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, फोर्थ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस आईआईबीएफ। तो इसमें जो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है हमारे कंट्री में। और कौन से लॉ के तहत आया है ये आया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 उसके तहत ही इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इज लुक्ड एट एज एन इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी ऑफ। तो आईटी को इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी किस चीज़ की है ये, तो उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं मैनुअल प्रोसेसिंग सिस्टम, सेकंड है मैनुअल कम्युनिकेशन सिस्टम, थर्ड है इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, या डी है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। तो इसमें जो ऑप्शन जो है करेक्ट है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आईटी जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स की जो है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।